नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। विक्रम दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रहता था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। विक्रम अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना चाहता था ताकि अपने माता पिता पर बोझ न बने। इसी सोच के साथ विक्रम ने स्विगी के साथ डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करना शुरू किया। दिन में वो कॉलेज जाता और शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक वो डिलीवरी का काम करता। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था। विक्रम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था और अच्छी रेटिंग भी मिल रही थी। एक दिन की बात है, रात के करीब 12:30 बजे थे। विक्रम घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे एक नया ऑर्डर मिला। ऑर्डर था रोहिणी के एक सुनसान इलाके का। विक्रम ने सोचा कि आखिरी ऑर्डर है तो कर ही लेता हूं, फिर सीधे घर चला जाऊंगा। उसने रेस्टोरेंट से पार्सल उठाया, 2 प्लेट चिकन बिरयानी और कुछ स्टार्टर्स। पार्सल काफी भारी था। विक्रम अपनी स्कूटी पर बैठा और उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सड़कें एकदम खाली थीं, सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, जो सड़क पर एक अजीब सा साया बना रही थी। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी बढ़ चुकी थी। ठंडी हवा के झोंके विक्रम के चेहरे से टकरा रहे थे। जैसे जैसे वो उस एड्रेस के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे इलाका और सुनसान होता जा रहा था। आसपास के मकान भी काफी पुराने और जर्जर लग रहे थे। करीब 20 मिनट की ड्राइव के बाद विक्रम उस एड्रेस पर पहुंच गया। सामने एक पुराना बंगला था जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। बंगले के आगे एक बड़ा सा गार्डन था जो बिल्कुल उजाड़ पड़ा था। जंगली झाड़ियां और घास हर तरफ उगी हुई थी। विक्रम ने अपनी स्कूटी बंगले के बाहर खड़ी की और मोबाइल निकाला। उसने कस्टमर को कॉल किया। 3-4 घंटी बजने के बाद फोन उठा और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। हेलो जी मैडम, मैं विक्रम बोल रहा हूँ स्विगी से। आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। मैं बंगले के बाहर खड़ा हूँ। ओ अच्छा, देखो तुम सीधे अंदर आ जाओ, मेन गेट खुला है। अंदर आकर दाहिने तरफ चले जाना, वहां एक लाल दरवाजा दिखेगा। उसी के सामने पार्सल रख देना और डोरमैट के नीचे से अपने पैसे ले लेना। लेकिन मैडम, विक्रम कुछ बोल पाता उससे पहले ही फोन कट गया। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। आमतौर पर लोग बाहर आकर ही पार्सल लेते हैं या फिर दरवाजे पर ही देने को कहते हैं, लेकिन इस तरह अंदर बुलाकर पार्सल रखने को कहना और खुद को ना दिखाना, ये सब कुछ अजीब था। लेकिन विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। वो पार्सल लेकर मेन गेट से अंदर आया। गेट खुला हुआ था जैसा कि उस महिला ने कहा था। अंदर का नजारा और भी डरावना था। बगीचे में पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। हवा चलने पर वे ऐसी आवाज करती थी जैसे कोई कराह रहा हो। विक्रम आगे बढ़ा और दाहिने तरफ मुड़ा। वहां सचमुच एक लाल दरवाजा था। दरवाजा काफी पुराना था और उस पर पेंट उतर चुका था। विक्रम ने डोरबेल बजाई और पार्सल वहीं रख दिया। फिर उसने डोरमैट उठाकर देखा तो वहां पैसे रखे हुए थे, ठीक उतने ही जितने का ऑर्डर था। विक्रम ने पैसे उठाए और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। वो तेजी से बाहर की तरफ चलने लगा, लेकिन तभी उसे दरवाजे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा है। विक्रम ने रुककर ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बंद हो गईं। शायद मेरा वहम है, विक्रम ने मन ही मन सोचा और तेजी से बाहर की तरफ चल पड़ा। मेन गेट से बाहर निकलकर उसने एक बार फिर से उस बंगले की तरफ देखा। पहली मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिख रही थी और उस रोशनी में एक साया दिखाई दिया, एक औरत का साया जो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। विक्रम ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। घर पहुंचने तक उसके मन में वही बंगला और वो साया घूमता रहा। उसे नींद भी ठीक से नहीं आई उस रात। अगली शाम जब विक्रम डिलीवरी के लिए निकला तो उसने सोचा कि कल रात की बात को भूल जाना चाहिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के करीब 12:30 बजे उसे फिर से उसी बंगले से ऑर्डर मिला। इस बार भी वही 2 प्लेट चिकन बिरयानी। विक्रम ने ऑर्डर देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। यह कैसे हो सकता है कि रोज रात को एक ही समय पर एक ही जगह से एक ही चीज का ऑर्डर आए? लेकिन उसे अपना काम करना था तो उसने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया।
रेस्टोरेंट से पार्सल लेकर वो फिर से उसी रास्ते पर निकल पड़ा। इस बार जब वो बंगले के पास पहुंचा तो उसने ध्यान से देखा। बंगला बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कल था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज बंगले में कहीं भी कोई रोशनी नहीं थी, सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम ने फिर से कस्टमर को कॉल किया। इस बार फोन तुरंत उठ गया। हेलो, आ गए? ये वही महिला की आवाज थी। जी मैडम, मैं बाहर हूं। अच्छा, वही करो जो कल किया था, अंदर आकर दरवाजे पर पार्सल रख दो। जी लेकिन मैडम, अंदर तो अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है। अरे हाँ, बिजली चली गई है, लेकिन तुम्हारे फोन की टॉर्च है ना, उसी से रास्ता देख लेना। ठीक है मैडम। विक्रम ने फोन काटा और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। मेन गेट इस बार भी खुला हुआ था। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर आया। अंधेरे में वो बगीचा और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाओं की परछाइयां जमीन पर अजीब अजीब आकार बना रही थी। विक्रम तेजी से लाल दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी। मदद करो, प्लीज मदद करो। ये एक लड़की की आवाज थी जो बहुत धीमी और कमजोर लग रही थी। विक्रम सकते में आ गया। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? विक्रम ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा था। विक्रम ने जल्दी से पार्सल रखा और पैसे उठाकर वहां से तेजी से निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हो रहा है यहां? उसने मन ही मन सोचा। वो अपनी स्कूटी की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर पहली मंजिल की उसी खिड़की पर गई। इस बार भी वहां वही साया दिख रहा था, लेकिन इस बार साया हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के शीशे को अंदर से पीट रहा हो। विक्रम ने जल्दी से स्कूटी स्टार्ट की और वहां से भागा। घर पहुंचने पर उसने अपने दोस्त रोहन को फोन किया। यार, आज कुछ बहुत अजीब हुआ। विक्रम ने पूरी बात रोहन को बताई। रोहन पहले तो हंसा, फिर बोला, यार तू ज्यादा डर गया होगा, पुराना बंगला है तो डरावना लगता ही है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, मुझे साफ साफ आवाज सुनाई दी, किसी लड़की की आवाज जो मदद मांग रही थी। तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, पुलिस हंसकर भगा देगी। हाँ, ये भी ठीक है। देख, एक काम कर, अगर कल फिर उस घर से ऑर्डर आए तो रिजेक्ट कर देना। हाँ यार, वही करूंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। रात को 12 बजे फिर से उसी बंगले से ऑर्डर आया। विक्रम ने पहले तो सोचा कि रिजेक्ट कर दे, लेकिन फिर उसके मन में जिज्ञासा जागी। आखिर ये सब क्या है? कौन है वो लड़की और क्या सचमुच वो मदद मांग रही है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए विक्रम ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बार वो तैयारी के साथ गया। उसने अपनी जैकेट की जेब में एक छोटा सा चाकू रख लिया और अपने एक और दोस्त अमित को भी साथ ले लिया। यार, सच में इतनी रात को इस सुनसान जगह पर जाना है? अमित ने पूछा। हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ है वहां, मुझे पता लगाना है। दोनों उस बंगले की तरफ निकल पड़े। रास्ते में अमित भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन दोस्त का साथ देने के लिए चुप रहा। बंगले के पास पहुंचकर विक्रम ने अमित से कहा, तू यहीं बाहर रुक, अगर 10 मिनट में मैं वापस ना आऊं तो पुलिस को फोन कर देना। ठीक है भाई, लेकिन संभल के। विक्रम ने पार्सल लिया और अंदर चला गया। आज फिर बिजली नहीं थी। वो टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा। लाल दरवाजे तक पहुंचकर उसने पार्सल रखा और फिर वहीं रुक गया। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक फिर से वही, मदद करो, मुझे यहां से निकालो। इस बार आवाज दरवाजे के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे की घुंडी घुमाई। दरवाजा खुला नहीं था, बंद था। कौन हो तुम? विक्रम ने धीरे से पूछा। मेरा नाम निशा है, मुझे यहाँ कैद करके रखा है, प्लीज मुझे बचा लो। कैद? किसने कैद किया है? लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ और बोलती, विक्रम के पीछे से एक तेज आवाज आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने पलट कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी, जिसकी रोशनी में उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें बड़ी और गुस्से से भरी हुई थीं। मैं पार्सल रखने आया था, विक्रम घबराते हुए बोला। पार्सल तो तुम रख चुके हो, अब तुम यहां क्यों खड़े हो और ये दरवाजा क्यों खोलने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैं तो बस। चुप, तुम अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पता है ये गुनाह है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। माफ कीजिए मैडम, मैं बस। चुप, अभी के अभी यहां से निकलो वरना पुलिस को बुला दूंगी। विक्रम ने जल्दी से पैसे उठाए और वहां से भागा। बाहर आकर अमित ने पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? चल यहां से जल्दी,
दोनों वहां से निकल गए। घर जाते समय विक्रम ने अमित को सब कुछ बताया। यार ये तो सीरियस मामला है, हमें पुलिस को बताना चाहिए, अमित ने कहा। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है और उस औरत ने उल्टा हम पर ही शिकायत करने की धमकी दे दी। तो फिर क्या करें? कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन विक्रम कॉलेज गया, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा था। अगर सच में वो कैद है तो उसे मदद की जरूरत है। शाम को उसने रोहन और अमित को बुलाया। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वे दिन के समय उस बंगले के पास जाएंगे और आसपास के लोगों से पता लगाएंगे कि वहां कौन रहता है। अगले दिन तीनों उस बंगले के पास गए। दिन के उजाले में भी वो बंगला उतना ही डरावना लग रहा था। उन्होंने पास के एक मकान में जाकर पूछा। एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। क्या काम है बेटा? उसने पूछा। अंकल, हम जानना चाहते थे कि सामने वाले बंगले में कौन रहता है। बुजुर्ग ने उस बंगले की तरफ देखा और फिर बोला, वो बंगला? वहां तो कोई नहीं रहता, वो तो कई सालों से खाली पड़ा है। खाली? लेकिन वहां तो लोग रहते हैं, रोज रात को वहां से खाने का ऑर्डर आता है, विक्रम ने कहा। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो बंगला बंद पड़ा है। उसका मालिक तो 5 साल पहले मर गया था। उसके बाद से कोई वहां नहीं गया। तीनों लड़के हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन अंकल, मैं तो रोज वहां पार्सल छोड़कर आता हूं, विक्रम ने जिद की। देखो बेटा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। उस बंगले के गेट पर ताला लगा है जो कई सालों से नहीं खुला। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वे उस बंगले की तरफ गए। सचमुच गेट पर एक बड़ा सा जंग खाया हुआ ताला लगा था। यार ये कैसे हो सकता है? रात को तो ये ताला नहीं होता, विक्रम हैरानी से बोला। कुछ तो गड़बड़ है भाई, रोहन ने कहा। अमित ने ताले को छुआ। यह ताला तो बहुत पुराना है, इसे सालों से खोला नहीं गया। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। रात को वो जो देखता है वो सच है या फिर ये जो अभी उसके सामने है वो सच है। शाम होते ही विक्रम फिर से काम पर निकल गया। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि अगर आज फिर उस बंगले से ऑर्डर आया तो वो उन्हें फोन करेगा और वे भी वहां आ जाएंगे। रात के 11:45 पर विक्रम का फोन बजा। उसे फिर से उसी बंगले से ऑर्डर मिला था। उसने तुरंत रोहन और अमित को फोन किया। यार आ गया ऑर्डर, तुम लोग अभी निकलो, मैं पार्सल लेकर निकल रहा हूं। तीनों अलग अलग जगह से निकले और उस बंगले के पास मिले। इस बार सबने मिलकर देखा, गेट पर कोई ताला नहीं था। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। यार दिन में तो यहां ताला था, अमित हैरानी से बोला। हाँ भाई, मैंने भी देखा था, रोहन ने कहा। विक्रम ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। चलो इस बार हम सबूत के साथ जाएंगे। तीनों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर जाने लगे। बगीचे में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। ये कुछ सड़ने जैसी बदबू थी। यार ये क्या बदबू है? रोहन ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा। पता नहीं यार, चलो आगे बढ़ते हैं, विक्रम ने कहा। वे तीनों लाल दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। ये कोई औरत रो रही थी। सुना तुमने? अमित ने धीरे से पूछा। हाँ भाई, साफ सुनाई दिया, विक्रम ने कहा। वे दरवाजे के पास पहुंचे। विक्रम ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से वही औरत की आवाज आई जो विक्रम को पहचानी सी लगी। जी मैडम, स्विगी से पार्सल लेकर आया हूं। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पार्सल दे दो, उसने हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम ने पार्सल दिया, लेकिन इस बार उसने दरवाजे में अपना पैर अटका दिया ताकि वो दरवाजा बंद न कर सके। मैडम मुझे पैसे चाहिए, विक्रम ने कहा। पैसे तो ऑनलाइन पे हो गए हैं, औरत ने कहा। नहीं मैडम, यहां तो कैश ऑन डिलीवरी दिखा रहा है। औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, रुको मैं लाती हूं। वो अंदर गई। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने दोनों दोस्तों को इशारे से बुलाया। तीनों दरवाजे के पास आ गए। अंदर से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग आपस में बात कर रहे हों। फिर अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी, मदद करो प्लीज, मुझे बचाओ। ये सुनकर तीनों की रूह कांप गई। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ गए। कमरे में चारों तरफ काली मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, खून से बनाए गए निशान। और बीच में एक लड़की बंधी हुई थी। उसका मुंह कपड़े से बंधा था और वो रो रही थी। ये क्या है? विक्रम चीखा। तभी पीछे से वो औरत आई, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था,
वो धीमी आवाज में बोली, तुमने इस लड़की को क्यों बांधा है? ये क्या मजाक है? रोहन ने गुस्से से पूछा। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मजाक? ये कोई मजाक नहीं है, ये तो एक रीति है, एक परंपरा है। हर पूर्णिमा की रात हमें एक बलि चढ़ानी होती है और आज की रात भी पूर्णिमा है। बलि? तुम पागल हो क्या? अमित ने चिल्लाते हुए कहा। तभी कमरे के अंदर से और भी लोग निकल आए। 4-5 लोग थे, सब काले कपड़े पहने हुए। उनके चेहरे पर मुखौटे लगे हुए थे। भागो! विक्रम ने चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वे भागते उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। तीनों फंस गए थे। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है यहां आकर, अब तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा, उस औरत ने कहा। विक्रम ने अपनी जेब से चाकू निकाला। पीछे हटो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। औरत फिर से हंसी। पुलिस? यहां कोई नेटवर्क नहीं है और बाहर की दुनिया में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहां हो। विक्रम ने अपना फोन चेक किया। सच में फोन में कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। रोहन और अमित भी अपने अपने फोन निकाल चुके थे। वे समझ गए थे कि अब उन्हें खुद ही बचना होगा। चलो उस लड़की को छुड़ाते हैं, विक्रम ने धीरे से अपने दोस्तों से कहा। तीनों एक साथ आगे बढ़े। वे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन विक्रम ने चाकू दिखाकर उन्हें दूर रखा। अमित ने जल्दी से उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया। लड़की रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मारने वाले हैं। हम तुम्हें बचा लेंगे, घबराओ मत। रोहन ने उसे हिम्मत दी और उसके हाथ पैर की रस्सियां खोलने लगा। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोमबत्तियों की धुंधली रोशनी थी। जल्दी करो, विक्रम ने चिल्लाया। रोहन ने रस्सियां काट दी और लड़की को उठाया। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इसे मैं संभालता हूं, अमित ने कहा और लड़की को सहारा दिया। अब उन्हें बाहर निकलना था, लेकिन दरवाजा बंद था और वे लोग उनके और दरवाजे के बीच में खड़े थे। अब तुम लोग नहीं बच सकते, वो औरत बोली और उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू उठा लिया। विक्रम ने अपने आसपास देखा। कमरे में एक खिड़की थी। उस खिड़की से, उसने चिल्लाया। तीनों लड़की को लेकर खिड़की की तरफ भागे। विक्रम ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटकी हुई थी। पीछे से वे लोग उनकी तरफ आ रहे थे। विक्रम ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की को धक्का दिया। खिड़की टूट गई और बाहर का रास्ता खुल गया। जल्दी बाहर जाओ, विक्रम ने चिल्लाया। अमित पहले लड़की को बाहर ले गया, फिर रोहन गया और आखिर में विक्रम। ठीक उसी वक्त उस औरत ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकते, वो चीखी। विक्रम ने अपने दूसरे हाथ से उसे धक्का दिया और बाहर कूद गया। वे पहली मंजिल पर थे तो कूदने में थोड़ी चोट लगी, लेकिन वे बच गए। भागो! तीनों लड़की को संभालकर तेजी से भागने लगे। पीछे से वे लोग भी निकल आए और उनका पीछा करने लगे, लेकिन लड़के तेज थे। वे मेन गेट तक पहुंच गए और अपनी स्कूटी स्टार्ट की। विक्रम ने लड़की को अपनी स्कूटी पर बिठाया और तेजी से वहां से निकल पड़े। पीछे से वे लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वे उन तक नहीं पहुंच सकते थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुलिस चौकी दिखी। तीनों वहां रुके और अंदर गए। साहब, हमें मदद चाहिए, विक्रम ने ड्यूटी पर बैठे सिपाही से कहा। क्या हुआ? सिपाही ने पूछा। विक्रम ने पूरी बात बताई। शुरुआत में तो सिपाही ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने उस लड़की को देखा, उसकी हालत, उसके हाथ पैरों पर रस्सी के निशान, तब उसे समझ आया कि यह सच है। यह बहुत गंभीर मामला है, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूं, सिपाही ने कहा। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर आ गया। उसके साथ और भी कुछ पुलिस वाले थे। विक्रम ने उन्हें भी सारी बात बताई और अपनी फोन की वीडियो भी दिखाई। चलो, हमें अभी उस बंगले पर जाना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। सब लोग उस बंगले की तरफ निकल पड़े। रास्ते में लड़की ने अपनी कहानी बताई। मेरा नाम निशा है। मैं 3 दिन पहले अपने घर से निकली थी। मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वहां एक औरत मिली जिसने कहा कि वो मुझे इंटरव्यू की जगह तक ले जाएगी। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में उसने मुझे कुछ पानी दिया, मैंने पी लिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं उठी तो मैं उस बंगले में बंधी हुई थी। वे लोग कौन थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वे किसी तरह का काला जादू या तंत्र मंत्र करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज रात पूर्णिमा है और उन्हें एक शुद्ध आत्मा की बलि देनी है। मैं बहुत डर गई थी। अगर आप लोग नहीं आते तो? निशा रोने लगी। पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने उसे सांत्वना दी। जब वे उस बंगले के पास पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ शांत है। गेट पर फिर से वही पुराना ताला लगा हुआ था। यह कैसे हो सकता है? अभी तो यहां कोई ताला नहीं था, विक्रम हैरानी से बोला। इंस्पेक्टर ने ताले को तोड़ा और सब अंदर गए। बंगला बिल्कुल खाली और उजाड़ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। लेकिन हम तो अभी अभी यहां थे, अमित ने कहा।
वे उस कमरे की तरफ गए जहां निशा बंधी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला। अंदर सब कुछ गंदा और धूल से भरा हुआ था। कोई मोमबत्तियां नहीं थी, कोई निशान नहीं थे। यहां तो कुछ भी नहीं है, एक सिपाही ने कहा। नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं, यहां सब कुछ था। देखिए, मेरे फोन में वीडियो है। विक्रम ने अपना फोन निकाला, लेकिन जब उसने वीडियो चलाई तो वो हैरान रह गया। वीडियो में सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था और कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ रिकॉर्ड किया था, विक्रम घबराते हुए बोला। इंस्पेक्टर ने पूरे बंगले की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला, ना कोई इंसान, ना कोई सबूत। देखो लड़कों, शायद तुम लोगों ने अंधेरे में कुछ और ही देख लिया, या फिर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया, इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। निशा को देखिए, वो कैसी हालत में है, रोहन ने कहा। इंस्पेक्टर ने निशा को देखा। उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। उसके हाथ पैरों पर रस्सी के गहरे निशान थे। ठीक है, हम इस लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और इसके बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही करेंगे। तुम लोग अभी के लिए अपने घर जा सकते हो। कल थाने आकर अपना बयान दर्ज करवा देना, इंस्पेक्टर ने कहा। तीनों निराश होकर वहां से चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगले कुछ दिन विक्रम बहुत परेशान रहा। उसे रात में नींद नहीं आती थी। बार बार उस बंगले का वही दृश्य याद आता, वो औरत, वे लोग, निशा। एक हफ्ते बाद पुलिस ने उसे बुलाया। थाने में जाकर उसने पाया कि निशा भी वहां है। विक्रम, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती थी, तुमने मेरी जान बचाई, निशा ने कहा। आप ठीक है? विक्रम ने पूछा। हाँ, अब मैं ठीक हूं। पुलिस ने मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया। डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे कोई नशीली दवा दी गई थी और मेरे शरीर पर जो निशान थे वो सच में रस्सी के निशान थे। तो इसका मतलब हमने जो देखा वो सच था? विक्रम ने पूछा। इंस्पेक्टर ने आगे बताया, हमने उस इलाके के बारे में और जानकारी इकट्ठी की। पता चला कि पिछले 10 सालों में उस इलाके से कई लड़कियां गायब हुई हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। तो क्या वे लोग? हाँ, लगता है कि कोई गिरोह है जो लड़कियों का अपहरण करता है और ये बंगला उनके लिए एक छुपने की जगह है। हम अभी भी जांच कर रहे हैं। लेकिन साहब, उस रात बंगले में जो हमने देखा, वो काला जादू और वो सब। देखो विक्रम, कई बार अपराधी लोगों को डराने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। वे ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग डर जाएं और उनके करीब ना आए। तुमने जो देखा वो भी शायद ऐसा ही कुछ था। विक्रम को यह बात तो समझ आई, लेकिन फिर भी उसे कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। वो ताला जो दिन में लगा होता था और रात को गायब हो जाता, वो सफेद हाथ जो गेट के नीचे से निकल रहा था, वीडियो का साफ ना आना, ये सब कैसे संभव? अगले कुछ हफ्तों में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पता चला कि वे लोग एक गिरोह का हिस्सा थे जो लड़कियों का अपहरण करके उन्हें बेच देते थे। उस बंगले का इस्तेमाल वे अपनी गतिविधियों के लिए करते थे। निशा की जान बच गई थी और उसके परिवार वाले विक्रम और उसके दोस्तों के बहुत शुक्रगुजार थे। विक्रम को भी यह खुशी थी कि उसने किसी की जान बचाई। लेकिन एक रात, करीब 1 महीने बाद, विक्रम को फिर से उसी बंगले से ऑर्डर आया। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। साहब, मुझे फिर से उस बंगले से ऑर्डर आया है। क्या? लेकिन वो बंगला तो सील कर दिया गया है और जिन लोगों को हमने पकड़ा था वे जेल में हैं। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा साहब, आप प्लीज देखिए। पुलिस की एक टीम उस बंगले पर गई। बंगला सील था, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सब हैरान रह गए। अंदर फिर से वही दृश्य था, काली मोमबत्तियां, दीवारों पर निशान और बीच में एक लड़की बंधी हुई थी। पुलिस ने तुरंत उस लड़की को बचाया और पूरे बंगले की तलाशी ली। इस बार उन्हें तहखाने में जाने का एक गुप्त रास्ता मिला। तहखाने में जाकर जो नजारा दिखा वो बहुत भयानक था। वहां कई लड़कियों के शव पड़े हुए थे। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा। यहां कुछ और चल रहा था। पुलिस ने और जांच की। पता चला कि वो गिरोह सिर्फ मानव तस्करी का काम नहीं करता था। वे लोग किसी तरह के तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे और इसके लिए वे लड़कियों की बलि देते थे। उन्होंने जिन लोगों को पहले गिरफ्तार किया था वे सिर्फ छोटे मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था। पुलिस ने और छानबीन की। उन्हें एक डायरी मिली जिसमें कुछ नाम लिखे हुए थे और इन नामों में से एक नाम था प्रोफेसर अजय वर्मा। ये नाम सुनकर सबको हैरानी हुई, क्योंकि प्रोफेसर अजय वर्मा शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ाते थे और समाज में उनकी काफी इज्जत थी। लेकिन जब पुलिस ने उनके बारे में जांच की तो पता चला कि वे ही इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड थे। वे तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि अगर वे हर पूर्णिमा की रात एक शुद्ध आत्मा की बलि देंगे तो उन्हें अपार शक्ति और धन मिलेगा। पुलिस ने प्रोफेसर अजय वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ और भी कुछ लोग पकड़े गए जो इस गिरोह का हिस्सा थे। इनमें कुछ नामी लोग भी शामिल थे। मुकदमे के दौरान सारी सच्चाई सामने आई।
प्रोफेसर अजय वर्मा ने स्वीकार किया कि पिछले 10 सालों में उन्होंने 23 लड़कियों की बलि दी थी। वो बंगला उनका अड्डा था। उन्होंने ये भी बताया कि वे बंगले में कुछ ऐसे उपकरण लगाए हुए थे जो लोगों को भ्रमित करते थे, जैसे कि ऐसे उपकरण जो मोबाइल नेटवर्क को जाम कर देते थे, ऐसे उपकरण जो कैमरों को ठीक से काम नहीं करने देते थे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थीं जिनकी व्याख्या नहीं हो सकती थी, जैसे कि वो ताला जो दिन में दिखता था और रात को गायब हो जाता था, या फिर वो सफेद हाथ जो विक्रम ने देखा था। मुकदमे के बाद विक्रम की जिंदगी सामान्य हो गई। उसने स्विगी में काम करना जारी रखा, लेकिन अब वो उस इलाके में डिलीवरी नहीं करता था। निशा ठीक हो गई और वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आई। उसने विक्रम और उसके दोस्तों से संपर्क बनाए रखा। वे अच्छे दोस्त बन गए। उस बंगले को तोड़ दिया गया और वहां पर एक पार्क बना दिया गया। लेकिन आज भी कई लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस जगह पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। विक्रम कभी कभी उस रात के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि क्या वाकई वहां कुछ अलौकिक था या फिर सब कुछ सिर्फ मानवीय बुराई का नतीजा था। एक दिन विक्रम और निशा उस पार्क में मिले जो उस बंगले की जगह पर बना था। तुम्हें कभी कभी उस रात की याद आती है निशा? निशा ने पूछा। हाँ, कभी कभी। और तुम्हें? हर रोज। लेकिन अब मैं डरती नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बुराई कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी जान बचाकर यह साबित किया। विक्रम मुस्कुराया। हाँ, ये सच है, लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती थी, निशा ने कहा। क्या? उस रात तुमने मुझे बचाने का फैसला क्यों किया? तुम तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय थे। तुम चाहते तो पुलिस को बुलाकर खुद दूर रह सकते थे। विक्रम ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, पता नहीं, बस ऐसा लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, वो मदद की गुहार, तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो शायद कोई और भी नहीं करेगा। और फिर मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुसीबत में हो। बस इतना ही काफी था। निशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो विक्रम। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर निशा ने कहा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? उस रात जब मैं उस कमरे में बंधी हुई थी, मुझे अजीब चीजें दिख रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं दवाई की वजह से। लेकिन क्या? मुझे साफ साफ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी थी। वो मेरे पास आई और उसने कहा, घबराओ मत बेटी, मदद आ रही है। और फिर वो गायब हो गई। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ी औरत? हाँ, बाद में मैंने उस इलाके के बारे में पता लगाया। पता चला कि वो बंगला पहले एक बहुत अच्छे परिवार का था। उस परिवार में एक बूढ़ी दादी थी जो बहुत दयालु थी। 15 साल पहले जब उस परिवार का मालिक मर गया तो बंगला बेच दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं कि उस दादी की आत्मा अभी भी वहां रहती है और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती है। ये तो... विक्रम कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये सच था या मेरा वहम, लेकिन उस रात मुझे किसी ने हिम्मत दी थी और अगले ही पल तुम आ गए। विक्रम चुप रहा। उसे याद आया कि जिस रात उसे पहली बार उस बंगले से ऑर्डर मिला था, उसे ऐसा क्यों लगा था कि उसे वहां जाना चाहिए। शायद कोई उसे बुला रहा था। खैर, जो भी हो, सब खत्म हो गया, निशा ने कहा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों उठे और वहां से जाने लगे, लेकिन विक्रम ने एक बार फिर पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां कभी वो बंगला था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई जो मुस्कुरा रहा है। कुछ महीने बीत गए। विक्रम की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो डिलीवरी का काम नहीं करता था। एक दिन उसे स्विगी से एक ईमेल मिला। उन्होंने विक्रम को हीरो डिलीवरी पार्टनर का अवार्ड देने का फैसला किया था। ईमेल में लिखा था कि उसकी बहादुरी की वजह से एक जिंदगी बची और कई अपराधियों को सजा मिली। अवार्ड सेरेमनी में जब विक्रम स्टेज पर गया तो वहां बहुत भीड़ थी। मीडिया वाले भी आए हुए थे। सबने उसकी तारीफ की। निशा भी वहां मौजूद थी। उसने मंच पर आकर विक्रम को गले लगाया और कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। विक्रम के माता पिता भी वहां थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। लेकिन जब विक्रम स्टेज से नीचे उतर रहा था, तभी उसे भीड़ में एक चेहरा दिखा, एक बूढ़ी औरत जो मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो औरत बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी निशा ने बताई थी। विक्रम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन भीड़ में वो औरत गायब हो गई। विक्रम ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या हुआ विक्रम, किसे ढूंढ रहे हो? रोहन ने पूछा, जो वहीं खड़ा था। कुछ नहीं यार, बस कुछ नहीं। उस रात जब विक्रम अपने घर पहुंचा तो उसे अपने फोन में एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन, द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू, अ फ्रेंड।
विक्रम ने उस नंबर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। उसने मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और सोचने लगा। कुछ दिन बाद विक्रम को निशा का फोन आया। विक्रम, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात है। हाँ बोलो, क्या बात है? फोन पर नहीं, प्लीज आ सकते हो? विक्रम उससे मिलने गया। निशा काफी परेशान लग रही थी। क्या हुआ निशा, सब ठीक तो है? विक्रम, पुलिस ने मुझे बुलाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बंगले के तहखाने की और गहराई से जांच की तो उन्हें वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी? हाँ, वो डायरी उस बूढ़ी दादी की थी जो उस बंगले में रहती थी। उसमें लिखा था कि उन्हें पता चल गया था कि उनके बेटे ने बंगला किसे बेचा है। उन्हें यह भी पता था कि वो शख्स बुरा इंसान है। उन्होंने लिखा था, मैं जानती हूं कि मेरी मौत के बाद इस बंगले में बुरी चीजें होंगी, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं यहां रहूंगी और हर उस मासूम की मदद करूंगी जिसे यहां लाया जाएगा। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। निशा ने आगे कहा, पुलिस ने यह भी बताया कि डायरी में एक और पन्ना था जिस पर हाल ही में कुछ लिखा गया था और वो लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बाकी डायरी में थी। उस पर लिखा था, थैंक यू टू विक्रम, ही हेल्प्ड मी टू फुलफिल माई प्रॉमिस। विक्रम सन रह गया। ये कैसे संभव है? मुझे नहीं पता विक्रम, लेकिन शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर विक्रम ने पूछा, पुलिस को क्या लगता है? वे कहते हैं कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो दादी सच में वहां थी और उन्होंने हमारी मदद। विक्रम ने गहरी सांस ली। शायद तुम सही कह रही हो। कुछ सप्ताह बाद विक्रम को अपनी नई नौकरी में काफी व्यस्तता हो गई। उसे अपने नए जीवन में सेटल होना था, लेकिन वो रात कभी उसके दिमाग से नहीं गई। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय विक्रम एक बुक स्टोर में रुका। वहां उसे एक किताब दिखी, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। उसने वो किताब उठाई और पलटने लगा। अचानक उसकी नजर एक चैप्टर पर गई, द हॉन्टेड बंगला ऑफ रोहिणी। विक्रम ने उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि रोहिणी का वो बंगला दिल्ली के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक था। कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखने का दावा किया था। कुछ लोगों ने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा था जो खिड़की से बाहर देखती रहती थी। किताब में यह भी लिखा था कि 2015 में एक लड़की का अपहरण उस इलाके से हुआ था, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से बच गई थी। उसने बताया था कि उसे एक बूढ़ी औरत ने बचाया था, लेकिन पुलिस को कोई बूढ़ी औरत नहीं मिली। विक्रम के हाथ से किताब लगभग गिर गई। तो निशा पहली नहीं थी, पहले भी कोई था। उसने जल्दी से वो किताब खरीदी और घर आकर पूरा चैप्टर पढ़ा। चैप्टर में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र था जो उस बंगले में हुई थी, और हर बार किसी न किसी तरह से एक बूढ़ी औरत का जिक्र था। विक्रम ने निशा को फोन किया और उसे किताब के बारे में बताया। निशा भी हैरान रह गई। तो इसका मतलब वो दादी सच में वहां है और वे लोगों की मदद कर रही हैं, निशा ने कहा। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अब बंगला तो नहीं रहा, तो अब वो कहां है? शायद उनका काम पूरा हो गया। तुम आखिरी थी जिन्हें बचाना था, अब वो शांति से जा सकती हैं। निशा चुप रही कुछ देर, फिर बोली, मुझे लगता है हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या? उस पार्क में एक छोटा सा स्मारक बनवाते हैं उन दादी के नाम पर, ताकि लोग उन्हें याद रखें। यह बहुत अच्छा विचार है। अगले कुछ महीनों में विक्रम, निशा और उनके दोस्तों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अनुमति ली और उस पार्क में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। स्मारक पर लिखा था, श्रीमती सरोजनी देवी को समर्पित, एक महान आत्मा जिसने मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की, अब हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। स्मारक के उद्घाटन के दिन बहुत लोग आए। निशा के अलावा वे अन्य लड़कियां भी आईं जो पहले उस बंगले से बची थीं। सबने मिलकर उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उस दिन शाम को विक्रम अकेला उस पार्क में बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। विक्रम उस स्मारक को देख रहा था और मन ही मन उस दादी को धन्यवाद दे रहा था। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, थैंक यू बेटा। विक्रम ने चौंक कर चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक मीठी खुशबू थी, बिल्कुल वैसी जैसी पुराने घरों में आती है। विक्रम मुस्कुराया, आपका स्वागत है दादी माँ। उस रात विक्रम को बहुत अच्छी नींद आई। पहली बार कई महीनों में उसे कोई बुरा सपना नहीं आया। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसका मूड बहुत अच्छा था। उसके साथी उसे इतना खुश देखकर हैरान थे। यार, आज तो बहुत खुश लग रहा है, क्या बात है? उसके एक साथी ने पूछा। बस यूं ही, आज अच्छा लग रहा है। कोई गर्लफ्रेंड बना ली क्या? दूसरे ने चिढ़ाते हुए पूछा। विक्रम हंसा, नहीं यार, ऐसे ही। दोपहर में जब वो लंच के लिए कैंटीन गया तो वहां निशा का फोन आया। विक्रम, तुमने आज सुबह न्यूज देखी? नहीं, क्यों, क्या हुआ? प्रोफेसर अजय वर्मा और उसके सारे साथियों को आज सुबह फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि उनका अपराध इतना जघन्य है कि उन्हें मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। विक्रम को राहत महसूस हुई। अच्छा हुआ, कम से कम अब वे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हाँ,
और एक बात और है। क्या? पुलिस ने बताया कि उन्हें उस तहखाने में 23 नहीं बल्कि 31 लड़कियों के शव मिले हैं और वे अभी भी खोज रहे हैं कि कहीं और भी कुछ है क्या। विक्रम का दिल भारी हो गया। इतनी सारी जिंदगियां। हाँ, लेकिन कम से कम अब उन्हें न्याय मिल गया और उनके परिवार वालों को यह पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ था। वैसे विक्रम, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। हाँ बोलो। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन की है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली हूँ। विक्रम को निशा पर गर्व महसूस हुआ। ये बहुत अच्छी बात है निशा, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू विक्रम, और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया। नहीं निशा, ये तुम्हारी अपनी हिम्मत है, मैंने तो बस थोड़ी मदद। दोनों ने बात खत्म की। विक्रम खुश था कि निशा ने अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकसद ढूंढ लिया। शाम को जब विक्रम घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे फिर से उसी बुक स्टोर के पास से गुजरना पड़ा। उसने सोचा कि क्यों ना वो किताब खरीदे जिसमें सरोजनी देवी के बारे में ज्यादा जानकारी हो। वो स्टोर में गया और मालिक से पूछा। मालिक ने कहा, देखिए साहब, उस बंगले के बारे में तो बहुत कम किताबें हैं, लेकिन हाँ, यहाँ एक पुरानी लोकल हिस्ट्री की किताब है जिसमें उस इलाके के पुराने परिवारों के बारे में लिखा है। विक्रम ने वो किताब ली और घर आकर पढ़ने लगा। किताब में सरोजनी देवी के बारे में एक पूरा चैप्टर था। चैप्टर में लिखा था कि सरोजनी देवी एक बहुत दयालु महिला थी। वे गरीबों की मदद करती थी और अनाथ बच्चों को पालती थी। उनके पति एक व्यापारी थे जो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन सरोजनी देवी सादा जीवन जीती थी और अपना ज्यादातर समय समाज सेवा में बिताती थी। जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उनके बेटे ने सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। उसने अपनी मां को भी उस बंगले से निकालना चाहा, लेकिन सरोजनी देवी ने कहा कि वो वहीं रहेंगी जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। कुछ महीनों बाद सरोजनी देवी की मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। उनके बेटे ने उन्हें धीरे धीरे जहर दिया था ताकि वो बंगला पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सके। लेकिन सरोजनी देवी की आत्मा शांत नहीं हुई। वो अपने बंगले में ही रही और जब उनके बेटे ने वो बंगला प्रोफेसर अजय वर्मा को बेचा तो उन्होंने वहां होने वाले अत्याचारों को देखा। किताब में यह भी लिखा था कि कई बार लोगों ने उस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी, लेकिन जब पुलिस वहां गई तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्रोफेसर अजय वर्मा बहुत चालाक था और उसने पुलिस में भी कुछ लोगों को खरीद रखा था। विक्रम किताब पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। सरोजनी देवी ने कितना कुछ झेला होगा। अपने ही बेटे ने उन्हें मारा और फिर उनका घर बुरे लोगों को बेच दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे वहां रही और मासूमों की रक्षा करती रही। अगले दिन विक्रम ने निशा को फोन किया और किताब के बारे में बताया। निशा भी बहुत भावुक हो गई। विक्रम, हमें कुछ और करना चाहिए, सिर्फ स्मारक काफी नहीं है, निशा ने कहा। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैं सोच रही थी कि हम उस एनजीओ के साथ मिलकर एक सेल्फ डिफेंस सेंटर खोलें और उसका नाम सरोजनी देवी सेल्फ डिफेंस सेंटर रखें। वहां हम लड़कियों को फ्री में सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। विक्रम को यह आइडिया बहुत पसंद आया। यह बहुत अच्छा विचार है, मैं भी इसमें मदद करूंगा। अगले कुछ महीनों में विक्रम, निशा और उनके दोस्तों ने मिलकर बहुत मेहनत की। उन्होंने फंड रेज किया, लोगों से संपर्क किया और आखिरकार एक जगह किराए पर ली। सरोजनी देवी सेल्फ डिफेंस सेंटर का उद्घाटन एक बड़े समारोह में हुआ। बहुत से लोग आए, मीडिया ने भी इसे कवर किया। विक्रम और निशा की कहानी सबको पता थी, इसलिए लोगों में काफी उत्साह था। उद्घाटन के दिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही निशा ने रिबन काटा, एक तेज हवा चली और सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा, धन्यवाद मेरे बच्चों। कई लोगों ने यह महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, बस सब मुस्कुरा दिए। सेंटर में काम शुरू हो गया। हर दिन 50-60 लड़कियां वहां ट्रेनिंग लेने आती। कुछ महीनों में ही सेंटर काफी पॉपुलर हो गया। एक दिन एक लड़की ने निशा से कहा, मैडम, आपने ये सेंटर खोलकर बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे कहीं भी जाने में डर नहीं लगता। निशा मुस्कुराई। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हम सबका काम है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सरोजनी देवी को जाता है, जिन्होंने हमें ये सीख दी कि मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय बीतता गया। विक्रम की जिंदगी में बहुत कुछ बदला। उसकी नौकरी में तरक्की हुई। उसने एक लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन वो रात कभी उसके दिमाग से नहीं गई। कई साल बाद जब विक्रम की बेटी 5 साल की हो गई तो एक दिन उसने अपनी बेटी को वो पूरी कहानी सुनाई। पापा, तो वो दादी माँ भूत थी? उसकी बेटी आरा ने मासूमियत से पूछा। विक्रम मुस्कुराया। नहीं बेटा, वो भूत नहीं थी, वो एक फरिश्ता थी, समझी? फरिश्ता मतलब वो जो लोगों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। सरोजनी देवी दादी माँ भी ऐसी ही थी। तो क्या मैं भी फरिश्ता बन सकती हूँ?
विक्रम ने अपनी बेटी को गले लगाया। हाँ बेटा, बिल्कुल, जब भी तुम किसी की मदद करो तो तुम फरिश्ता बन जाती हो। आरा खुश हो गई। तो मैं रोज फरिश्ता बनूंगी। विक्रम हंसा। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो किचन में खाना बना रही थी। वो भी मुस्कुरा रही थी। वैसे विक्रम, उसकी पत्नी प्रिया ने कहा, निशा का फोन आया था। उसने कहा कि सेंटर में अब 3 और ब्रांच खोलने का प्लान है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और उसने कहा कि वो चाहती है कि तुम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्वाइन करो। विक्रम ने सोचा, मैं सोचूंगा। उस रात खाना खाते समय आरा ने फिर पूछा, पापा, क्या मैं उस पार्क में जा सकती हूँ जहाँ दादी माँ का स्मारक है? हाँ बेटा, कभी ले चलेंगे। कल चलेंगे? विक्रम और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, कल चलते हैं, विक्रम ने कहा। अगले दिन रविवार था। तीनों सुबह उठे और तैयार होकर उस पार्क की तरफ निकल पड़े। रास्ते में विक्रम ने आरा को और विस्तार से पूरी कहानी सुनाई। जब वे पार्क पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत लोग हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। पार्क बहुत खूबसूरत लग रहा था। वे स्मारक के पास थे। स्मारक अच्छी हालत में था। कोई उसका ख्याल रख रहा था। फूल भी रखे हुए थे। पापा, इतने सुंदर फूल किसने रखे होंगे? आरा ने पूछा। शायद कोई ऐसा इंसान जो दादी माँ को याद करता है, विक्रम ने कहा। आरा ने स्मारक को छुआ और आंखें बंद कर लीं। दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया। आप बहुत अच्छी थीं। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। विक्रम और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी कितनी सीधी और भोली है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। वो फूलों का एक गुच्छा लाई थी। नमस्ते, उन्होंने विक्रम से कहा। नमस्ते आंटी, विक्रम ने जवाब दिया। आप भी सरोजिनी जी को जानते हैं? बूढ़ी औरत ने पूछा। जी हाँ, कुछ कुछ। आप उन्हें जानती हैं? हाँ बेटा, मैं उनकी पड़ोसी थी। बहुत अच्छी महिला थी वो। मेरी बेटी बचपन में बहुत बीमार हो गई थी। सरोजिनी जी ने हमारी बहुत मदद की थी। इलाज का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया था। आज मेरी बेटी एक सफल डॉक्टर है और ये सब सरोजिनी जी की वजह से। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, इसीलिए मैं हर हफ्ते यहाँ आती हूँ और फूल चढ़ाती हूँ। ये तो बहुत छोटी सी बात है उनके एहसानों के सामने। बूढ़ी औरत ने फूल रखे और प्रार्थना की। फिर वो वहां से चली गई। विक्रम सोच में पड़ गया। सरोजिनी देवी ने कितने लोगों की जिंदगी बदली होगी और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। पापा, मुझे भूख लगी है, आरा ने कहा। चलो कुछ खाने का लेते हैं, प्रिया ने कहा। वे पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। विक्रम पास की एक दुकान से समोसे और चाय ले आया। तीनों बैठकर खाने लगे। ये जगह बहुत शांत है, प्रिया ने कहा। हाँ सच में, यहाँ बैठकर अच्छा लगता है, विक्रम ने कहा। तभी उन्हें दूर से निशा दिखाई दी। वो भी अपने पति और बच्चों के साथ वहां आई थी। विक्रम, निशा ने हाथ हिलाया। निशा, तुम भी यहाँ? हाँ, हमने भी सोचा कि चलो आज यहाँ आते हैं। आखिर ये जगह हमारे लिए खास है। दोनों परिवार मिल गए। बच्चे एक दूसरे से खेलने लगे, बड़े बातें करने लगे। वैसे विक्रम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम सेंटर की और ब्रांच खोल रहे हैं, निशा ने कहा। हाँ, प्रिया ने बताया। तो क्या तुम बोर्ड में ज्वाइन करोगे? विक्रम ने कुछ देर सोचा। मैं करूंगा। ये सरोजिनी देवी के सपने को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। निशा खुश हो गई। थैंक यू विक्रम, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था। नहीं निशा, ये हम सब की मेहनत है और सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन दादी माँ को जाता है। दोनों ने स्मारक की तरफ देखा और उन्हें ऐसा लगा जैसे सरोजिनी देवी वहां खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं। शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा और आसमान में लाल नारंगी रंग फैल गए। पार्क में लाइटें जलने लगीं। चलो अब घर चलते हैं, विक्रम ने कहा। सब उठने लगे। आरा ने एक बार फिर स्मारक को छुआ और कहा, बाय बाय दादी माँ, मैं फिर आऊंगी। जैसे ही वे जाने लगे, हवा का एक तेज झोंका आया और सबको ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा, जाओ बच्चों, खुश रहो और हमेशा अच्छे काम करते रहो। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। स्मारक के पास एक हल्की सी रोशनी दिखी, बहुत हल्की, जैसे कोई दिया जल रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। विक्रम मुस्कुराया। धन्यवाद दादी माँ, उसने मन ही मन कहा। घर पहुंचकर रात को जब विक्रम सोने जा रहा था तो उसे अपने फोन पर एक मैसेज मिला। वो एक अनजान नंबर से था। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, तुम पर गर्व है, एक शुभचिंतक। विक्रम ने उस नंबर को सेव करने की कोशिश की, लेकिन मैसेज अगले ही पल डिलीट हो गया। उसने फोन को रख दिया और सो गया। उस रात उसे एक सपना आया। सपने में वो उसी बंगले में था, लेकिन इस बार वहां कोई डर नहीं था। बंगला साफ सुथरा और खूबसूरत था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए और सामने सरोजिनी देवी खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद बेटा, उन्होंने कहा। तुमने मेरे सपने को पूरा किया। अब मैं शांति से जा सकती हूं। आप कहां जा रही हैं दादी माँ? विक्रम ने पूछा। वहां जहां सभी अच्छी आत्माएं जाती हैं। मेरा काम यहां पूरा हो गया। अब और लड़कियों को मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग उनकी देखभाल कर रहे हो।
लेकिन हमें आपकी याद आएगी। मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगी और जब भी तुम किसी की मदद करोगे मैं वहां होंगी। सरोजिनी देवी धीरे धीरे एक रोशनी में बदलने लगी और फिर वो रोशनी आसमान की तरफ उठने लगी। अलविदा बच्चों, खुश रहो और अच्छे काम करते रहो। और फिर वो रोशनी गायब हो गई। विक्रम की आंख खुल गई। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसे लगा जैसे एक बोझ उतर गया हो। अगली सुबह जब उसने निशा को फोन किया और सपने के बारे में बताया तो निशा ने कहा, मुझे भी कल रात वही सपना आया था। क्या सच में? हाँ विक्रम, और मुझे लगता है कि यह सिर्फ सपना नहीं था। दादी माँ ने हमें अलविदा कहा है। उनकी आत्मा को अब शांति मिल गई है। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन विक्रम हमें उनके सपने को जिंदा रखना होगा। हमें और मेहनत करनी होगी। हाँ निशा, हम करेंगे, ये हमारा वादा है उनसे। उस दिन के बाद विक्रम और निशा ने पूरी ताकत से काम किया। सरोजिनी देवी सेल्फ डिफेंस सेंटर की 5 और ब्रांच खुली। हजारों लड़कियों ने वहां ट्रेनिंग ली। कई सालों बाद जब विक्रम बूढ़ा हो गया तो एक दिन एक पत्रकार उससे इंटरव्यू लेने आया। सर, आपने इतना बड़ा काम किया है, आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब एक रात शुरू हुआ था। एक ऐसी रात जो मेरी जिंदगी बदल गई। उस रात मैंने सीखा कि अच्छाई कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है, चाहे किसी भी रूप में। और सरोजिनी देवी के बारे में आप क्या कहेंगे? सरोजिनी देवी सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाती हैं कि मुसीबत में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो ये इंटरव्यू पढ़ेंगे? विक्रम ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर किसी के अंदर एक फरिश्ता छुपा होता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। जब भी आप किसी की मदद करें तो याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें, अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें और याद रखें, अच्छाई हमेशा जीतती है। इंटरव्यू खत्म हुआ, पत्रकार चला गया। विक्रम खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी की यादें आने लगी। वो रात, वो बंगला, निशा, सरोजिनी देवी, सब कुछ। धन्यवाद दादी माँ, उसने मन ही मन कहा, आपने मुझे जीने का असली मतलब सिखाया। और तभी उसे खिड़की के बाहर एक इंद्रधनुष दिखा, 7 रंगों का खूबसूरत इंद्रधनुष। विक्रम मुस्कुराया। शायद ये सरोजिनी देवी का एक इशारा था कि वो खुश है। उस शाम जब विक्रम अपने परिवार के साथ बैठा था तो आरा, जो अब एक युवा लड़की बन चुकी थी, ने कहा, पापा, मैंने फैसला किया है। क्या फैसला किया बेटा? मैं सोशल वर्क में ग्रेजुएशन करूंगी और फिर मैं सरोजिनी देवी सेंटर में फुल टाइम काम करूंगी। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। सरोजिनी दादी माँ को भी तुम पर गर्व होगा। और इस तरह सरोजिनी देवी की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही। उनका नाम, उनके काम और उनकी शिक्षा। तो साथियों, कैसी लगी आपको आज की ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी? विक्रम की इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है ना? इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अच्छाई कभी नहीं मरती। सरोजिनी देवी जैसे लोग भले ही इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन उनके अच्छे काम, उनकी दयालुता और उनका त्याग हमेशा के लिए अमर रह जाते हैं। विक्रम एक साधारण डिलीवरी बॉय था, लेकिन उसकी हिम्मत और संवेदनशीलता ने न सिर्फ निशा की जान बचाई, बल्कि एक पूरे समाज को बदल दिया। यह हमें याद दिलाता है कि हर छोटा अच्छा काम बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर खुद में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों की मुसीबतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी की मदद करने में कभी देर नहीं होती। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके आसपास कोई मुसीबत में है, कोई डर से कांप रहा है, तो आगे आइए और उसका साथ दीजिए, क्योंकि असली वीरता यही है कि आप किसी के लिए खड़े हो जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हाँ साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक बटन को जोर से दबाइए, ये हमारी मेहनत को सम्मान देने का सबसे आसान तरीका है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी और आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। याद रखिए, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।